वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों के साथ हम इसके पहले वीडियो में वेल्डर ट्रेड का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं और बोले थे आप लोगों कि हम वेल्डर ट्रेड का क्लास शुरू करेंगे। तो उसी के आधार पे आज हम लोग वेल्डर ट्रेड में सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को। ठीक, यहाँ से अपने लोग का क्लास चालू होगा और डेली आप लोग को वीडियो मिलेगा और आप लोग उसको देखिएगा। देखिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक, क्या नाम है? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो देखिए इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? लाइन का यूज़ करेंगे, या तो डीसी का यूज़ करेंगे, डीसी करंट का, या तो एसी करंट का यूज़ करेंगे। ठीक, और आर्क क्या होता है? जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी जो तार जोड़े होइएगा यहाँ पे चिंगारी से, मान लीजिए एक ये इधर है और एक ये इधर है, इस तार को इसमें सटाइएगा तो चिंगारी टाइप से निकलता है, वही क्या हो जाता है? अपना आर्क हो जाता है। ठीक, तो वही आर्क वेल्डिंग के बात करने वाले हैं। और यहाँ पे पावर सोर्स के रूप में किसको लेंगे? एसी या डीसी को लेने वाले हैं, क्योंकि आर्क या तो हम एसी से जनरेट कर सकते हैं या डीसी से जनरेट कर सकते हैं, डीसी करंट से। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आर्क वेल्डिंग के बारे में कुछ बेसिक बात करें तो ये आप लोग को कुछ यहाँ पे एक फिगर मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग का इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, ये जो एक तार है ये इलेक्ट्रोड होता है और ये बेस मेटल होता है। मतलब जिस मेटल पे हमको वेल्डिंग करनी होती है उसको बेस मेटल या पेरेंट मेटल बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला, देखिए ये वाला इस टाइप से आप लोग को कवरिंग दिख रहा है, ये किस चीज़ का है? तो ये जो होता है जब मेरा फ्लक्स पिघलता है तब ये कवरिंग निकलता है। अब देखिए थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में बता दूं, नहीं तो आप लोगों को बाद में दिक्कत होगा। तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक कोटिंग की गई होती है। ठीक, और ये कोटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और ये फ्लक्स जब पिघलता है तो सील्डिंग गैस निकलती है। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, तो देखिए अगर हम लोग डीसी करंट का यूज़ करेंगे, डीसी करंट का यूज़ करेंगे तो उस अवस्था में क्या होता है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं लाल और काला, प्लस और माइनस। तो उसी प्रकार से एक एनोड हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा, और एक कैथोड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, तो आप लोग इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। एक सेकंड में थोड़ा इसको इरेज कर दूं। जैसा कि आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे जो इतना दूर है ये मेरा आर्क है और इलेक्ट्रोड मेरा यहीं तक है, और ये दोनों क्या है? हवा में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आर्क फिर भी चालू है। तो ये कैसे हो पाता है? तो बेसिकली देखिए जब हम लोग आर्क स्टार्ट करते हैं, शुरू में क्या करते हैं? तो एक सेकेंड में इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, फिर से एक फिगर बनाता हूँ फ्रेश, उधर आपको मैं बताने की अच्छे से कोशिश करता हूँ। देखिए जब हम लोग आर्क, मान लीजिए ये मेरा क्या है? वर्क पीस है, और ये मेरा क्या है? वर्क पीस है। और यहाँ पे हमको क्या करना है? आर्क जनरेट करना है। अगर यहाँ पे हम लोग आर्क जनरेट करेंगे तो ये आर्क कुछ इस टाइप से बनेगा, ये कुछ आर्क इस टाइप से बनेगा। ये जो आर्क इस टाइप से बनेगा तो ये हवा में है। तो जब हम लोग आर्क स्टार्ट करते हैं शुरू में, तो यहाँ पे ये जो मेरा इलेक्ट्रोड आप लोग को दिख रहा है, ये जो इलेक्ट्रोड है मेरा, इसको क्या करते हैं? यहाँ पे टच करते हैं और हटा लेते हैं। बीच में 3 से 5 mm की दूरी हम लोग 3 से 5 mm का दूरी बना देते हैं। मतलब इसको सटाते हैं और जस्ट हटा के 3 से 5 mm की दूरी बना देते हैं। और देखिए उस बीच में क्या होता है? इतना दूर का जो हवा होता है वो क्या हो जाता है? आयोनाइज्ड हो जाता है, उस पर चार्ज मतलब आवेश हो जाता है उस पर, और इसके थ्रू, हवा के थ्रू क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण यहाँ पे क्या बन जाता है? आर्क बन जाता है। यही मेरा इस टाइप से आर्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक, देखिए आप लोग गांव घर में देखे होंगे वेल्डिंग करते हुए, या आप लोग जहाँ शहर में जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ ज़रूर से आप लोग वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे, क्योंकि अक्सर रास्ता काट में आप लोग को वेल्डिंग करते हुए मिल जाएगा। तो वही है मेरा क्या? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब यहाँ पे देखिए एक दूगो टर्म आता है, एक आता है वोल्टेज, क्या आता है आपका? वोल्टेज, और दूसरा क्या आता है? करंट। देखिए एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, आप लोग बहुत सुने होंगे कि फलाने को क्या मार दिया है? करंट मार दिया है, इसको करंट लग गया। या आप लोगों कभी छुए होंगे तार तो झनझना दिया होगा, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि करंट लग गया। एक्चुअल में करंट नहीं लगता है, वोल्टेज से झटका लगता है अपने लोग को। किससे? वोल्टेज से झटका लगता है। करंट तो बस बदनाम है। क्या है? करंट बदनाम है, लेकिन परेशान कौन करता है? वोल्टेज करता है। कभी कभी होता है ना कि काम कोई करता है और बदनाम कोई हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, मारता वोल्टेज है लेकिन सब क्या कहता है? करंट मारा है।
तो देखिए हम अपने लोग जो यहाँ पे है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हाई करंट यूज करते हैं और लो वोल्टेज। जैसा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 10 से 25 एम्पियर अपने लोग करंट यूज करेंगे, सॉरी 10 से 2000 एम्पियर करंट यूज करेंगे और 10 से 25 वोल्ट क्या यूज करने वाले, विवांतर कहिए या वोल्ट कहिए, एक ही चीज़ है, 10 से 25 वोल्ट यूज करते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में मेरा वोल्टेज क्या रहता है, लो रहता है, करंट क्या रहता है तो हाई रहता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में लो वोल्टेज और हाई करंट का यूज करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे लो वोल्टेज हाई करंट से एक और फंडा बनता है। आप लोग जब भी कभी वेल्डिंग होते हुए देखे होइएगा तो उसको देखिएगा, एक मशीन रखे हुए रहते हैं और उसमें से 2 तार आता है और उसके मदद से वो क्या करते हैं, वेल्डिंग कर पाते हैं। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, इसी को पूरा कर देता हूँ मैं। तो देखिए वो कुछ इस टाइप से बनाते हैं। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए एक पावर सोर्स रहता है, ये क्या हो गया, ये पावर सोर्स हो गया, या तो इनकेस एसी हो सकता है या तो डीसी हो सकता है। मैं एक दिन डीसी पे भी सेपरेट वीडियो आप लोग को एक मिलेगा। तो देखिए यहाँ से एक निकलता है और जाता है कहाँ, बेस मेटल में जाता है और ऐसे ये जुड़ा हुआ रहता है। कभी आप लोग गाड़ी का स्टैंड वेल्डिंग करवाए होइएगा तो देखिएगा कुछ में ऐसे जोड़ देता है और एक ऐसे निकलता है, वो उसके कहाँ जाता है, इलेक्ट्रोड में जाता है। ठीक, अब ये क्या करता है, इसको आपको वेल्ड कर देता है। ये पावर सोर्स अगर एसी आर्क वेल्डिंग कर रहा है, कौन सा, एसी आर्क वेल्डिंग, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करता है। कौन ट्रांसफार्मर का यूज करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, VBI। आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो भाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए अपने लोग के घर में नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आता है, ठीक, उसका वोल्टेज कितना रहता है, 220 वोल्ट के आसपास, 220 से 230 वोल्ट, और इसे 440 वोल्ट तक अगर कोई इंडस्ट्री में ले रहा है तो वो 440 वोल्ट वाला कनेक्शन लेता है, लेकिन अपने लोग घर में लेते हैं तो 220 वोल्ट वाला कनेक्शन लेते हैं। अब देखिए ये 220 वोल्ट अगर रहेगा तो करंट मारता है, घर में जो जनरली कर आता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग को झटका महसूस होता है। लेकिन यही जो वेल्डर वेल्डिंग करते हैं, आप लोग रास्ता साइड में देखे होंगे कि उन लोगों को क्या होता है, करंट नहीं लगता है। तो भाई क्यों नहीं करंट लगता है, क्योंकि लगता तो वोल्टेज है, करंट तो लगता है नहीं। ये बात भी सही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 से 2000 एम्पियर धारा का यूज कर रहे हैं और 10 से 25 वोल्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप लोग कहते हैं करंट लगता है, लेकिन एक्चुअल में करंट लगता ही नहीं है। क्या लगता है, वोल्टेज लगता है। तो देखिए नॉर्मली वोल्टेज कितना आता है, 220 वोल्ट आता है, लेकिन हमको वोल्टेज को क्या करना है, कम करना है। कहाँ तक कम करना है, 10 से 25 वोल्ट तक। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट रहता है वो हमको क्या देता है, लो वोल्टेज देता है और हाई करंट देता है। लो वोल्टेज और हाई करंट देता है, क्योंकि हमको चाहिए भी लो वोल्टेज और हाई करंट। तो चलिए थोड़ा सा इसके मैं डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में तकारा आर्क बिजली के इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड के मध्य हवा में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉन का विसर्जन है। देखिए ये हवा में यहाँ पे ये जैसे ही टच करेगा, यहाँ पे जैसे ही टच करेगा और हटाएगा तो क्या होगा, उस टाइम स्पार्क क्रिएट होगा, स्पार्क थोड़ा सा क्रिएट होगा और उसी टाइम क्या होगा, हवा आयोनाइज्ड हो जाएगा और वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। वही कह रहा है आर्क बिजली के इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में देखिए, एनोड और कैथोड के मध्य हवा में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉन का विसर्जन है। ठीक, इसका स्वरूप और गुण ज्वाला के समान है। जब आप लोग गैस वेल्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज्वाला पढ़ेंगे, जिसको फ्लेम बोलते हैं अंग्रेजी में। फ्लेम के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, वहाँ पे जब आप लोग ज्वाला देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ज्वाला क्या है, जैसे मान लीजिए गैस वेल्डिंग करता है तो वहाँ पे क्या रहता है, इस टाइप का एक बनता है, और ये मेरा अगर वेल्डिंग टॉर्च है तो यही मेरा क्या है, ज्वाला है। ज्वाला के समान कहने का मतलब है इसमें ताप जनरेट होता है। जैसे आप लोग कुछ जलाते हैं, अगर मैं अभी नॉर्मल एग्जांपल लूँ तो पहले आप लोग दिया देखे होंगे या फिर लालटेन देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, तो एक फ्लेम, या तो गैस पे खाना बनाते हैं। अभी गैस वेल्डिंग के बारे में प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप लोगों को फ्लेम क्लियर कर रहा हूँ।
आप लोग गैस पे खाना बनाते होइएगा या मम्मी बनाती होंगी तो देखिएगा क्या वहाँ पे एक फ्लेम इस टाइप के बर्नर रहता है और वहाँ से इस टाइप से फ्लेम ऊपर की तरफ उठते रहते हैं, वही फ्लेम की बात कर रहा है। तो कह रहा है इसका स्वरूप ज्वाला के समान होता है और विद्युत आर्क अधिक धारा और कम वोल्टेज पर उत्पन्न होता है। मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हमको क्या चाहिए, लो वोल्टेज और हाई करंट चाहिए। लो वोल्टेज मतलब कम धारा और लो वोल्टेज मतलब कम करंट और अधिक धारा मतलब हाई करंट चाहिए। अब देखिए, अब हमको कितना चाहिए तो इसके लिए एक एम्पियर बांध दिया, एक रेंज बांध दिया है कि कम से कम 10 एम्पियर तो होना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 एम्पियर तक हम लोग करंट यूज करेंगे। अब वोल्टेज हमको कितना चाहिए, 10 से 25 वोल्ट यूज करते हैं। कब, जब वेल्डिंग होता है तब। वेल्डिंग चालू करने से पहले या जिस टाइम हम लोग स्पार्क क्रिएट करते हैं या आर्क क्रिएट करते हैं उस टाइम हम लोग 10 से 40 वोल्ट तक यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, हम आपको क्या कहे थे कि आर्क जो हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस टाइम इसको जस्ट सटाते हैं यहाँ पे और हटाते हैं। अब मान लीजिए ये मेरा क्या है, वर्क पीस है, ये मेरा वर्क पीस है और इसको हमको वेल्डिंग करनी है। ठीक, और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड है और ये मेरा पावर सोर्स है। या तो अभी एसी हो सकता है या डीसी हो सकता है, हम सेपरेटली बात नहीं कर रहे, सीधा सीधी अभी आर्क वेल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, एसी आर्क वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो ये सही है क्योंकि उसमें प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन डीसी आर्क वेल्डिंग के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो उसमें पोलैरिटी हो जाता है, स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, ये सारा आ जाता है। तो देखिए, मान लीजिए हमको इसको क्या करना है, वेल्ड करना है। तो एक तो इधर जाएगा, किसमें, आपके इलेक्ट्रोड में एक जाएगा और एक कहाँ जाएगा, आपके वर्क पीस में जाएगा। एक इलेक्ट्रोड में गया और एक वर्क पीस में गया। अब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सटाएंगे, यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, टच करना है और जस्ट हटाना है। अब देखिए, ज़्यादा हटा लीजिएगा तो फिर आर्क बंद हो जाएगा। तो इसके लिए एक फिक्स डिस्टेंस रखा है कि जब अपने लोग यहाँ पे सटा के हटाएंगे तो इस दोनों का जो बीच होगा 3 से 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम गैप कितना होगा, मैक्सिमम गैप होगा 5 mm। आपको पूछेगा कि आर्क जब हम लोग आरंभ करते हैं तो उसको तुरंत हटाते हैं तो इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच की दूरी कितनी होती है, तो अगर आपको अधिकतम दूरी कहेगा तो 5 mm, न्यूनतम दूरी कहेगा तो 3 mm। अच्छा, आप लोग के मन में एक डाउट क्रिएट होगा कि अगर वो अधिकतम दूरी नहीं पूछा तो सीधा पूछ दिया कितनी होती है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर आप लोग को सीधे पूछ रहा है या तो ऑप्शन में 3 mm दिया होगा या तो 5 mm दिया होगा, दोनों एक साथ नहीं रहता है। इन जनरली देखे हैं, ये दोनों एक साथ आप लोग को नहीं मिलेगा, या तो सेपरेटली ये मिलेगा या तो सेपरेटली आपको ये मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा इधर देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रोड और कार्यखंड के मध्य, देखिए यहाँ पे लिखा था 1 से 10 mm, जो कि गलत था। बहुत सारा बुक में इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है, कुछ बुक अलग। अब खुद सोचिए, 10 mm हटा दीजिएगा, इतना दूर हो जाएगा, लगभग इतना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वैसे भी आर्क ये नहीं चलने वाला है। तो इलेक्ट्रोड और कार्यखंड के मध्य कितना दूरी होनी चाहिए, 3 से 5 mm होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, इतना रिक्त स्थान रहेगा तो आपका आर्क क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। आपका प्रारंभ में उच्च विभव के कारण कैथोड से निकलकर इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान की हवा को आयनीकृत कर देता है। यह आयनीकृत हवा की सुचालक बन जाती है और इस प्रकार देखिए, जैसे यहाँ पे हटाएगा, आप लोगों को पहले कहे थे जैसे आप यहाँ से हटाइएगा क्या हो जाएगा, हवा आयोनाइज्ड हो जाएगा, मतलब आयनीकृत हो जाएगा। और जैसे हवा आयनीकृत होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हवा से फ्लो होने लगेगा और बीच में क्या बन जाएगा, आपका आर्क क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का क्या बन जाएगा, तो आर्क बन जाएगा, ये वाला पोर्शन में आर्क बन जाएगा। ठीक, कोई डाउट होगा तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, अब इसका वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लें। तो देखिए, H बराबर क्या होता है, H बराबर आपका क्या होता है, I² RT, ये ऊष्मा का फॉर्मूला है।
अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कहेगा तो H बराबर क्या होता है I²RT। देखिए यहाँ पे जो है इसमें जो है आपका टाइम छोड़ दिया है, क्योंकि समय भी डिपेंड करता है आपको कितना हीट जनरेट करना है, वो आपके करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। अच्छा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा, वैसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखें, क्योंकि मैं इसको वेल्डिंग के तरीके से थोड़ा सा बताने वाला हूँ। देखिए ये दो आदमी हैं, एक ये है एक ये है, थोड़ा ठीक तो नहीं बन रहा है लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब दो दोस्त हैं, अब देखिए दोस्त है तो लड़ाई होगा, ठीक। अब देखिए लड़ाई जितना आप लोग का भयानक होगा, मतलब लड़ाई जितना भयानक होगा उतना क्या होगा, जलन होगा, गुस्सा होगा, और गुस्सा ज़्यादा से क्या होता है, गुस्सा होने से लाल होता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका हीट जनरेट होगा, और करंट के स्क्वायर में हीट जनरेट होता है, ठीक। करंट के स्क्वायर में हीट जनरेट होता है। तो आप लोग के हीट जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो करंट चाहिए, करंट के बाद आप लोग के पास क्या चाहिए, तो वो रेजिस्टेंस चाहिए, मेनली रेजिस्टेंस चाहिए। टाइम थोड़ा ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि टाइम कम बेसी हम लोग कर सकते हैं। खैर देखिए क्या चाहिए, करंट चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। जब दो कोई चीज़ है, मान लीजिए एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, जब इस दोनों को एक दूसरा पे पटकते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब मान लीजिए कोई एक चीज़ इसमें से बहुत सॉफ्ट है, एकदम नॉर्मल है, आराम से टूट जाएगा, तो इसको इस पर पटकिएगा तो इसमें क्या होगा, उसको रेजिस्टेंस का मतलब इसको सहने की क्षमता कम है, रेजिस्टिविटी इसमें कम है, इस वजह से क्या होगा, हीट उतना अच्छा जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हीट अच्छा जनरेट होगा, ठीक। खैर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है इसके अंदर बहने लगते हैं, मतलब आगे देखे थे कि जब हम लोग चालू करते हैं आयोनाइज्ड होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, इधर से इधर की तरफ, या तो वर्क पीस से इलेक्ट्रोड की तरफ हो जाएगा, या तो इधर से इधर की तरफ धारा प्रवाहित होगा, या तो इधर से इधर की तरफ प्रवाहित होगा। ये पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन AC वेल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब देखिए आगे कह रहा है, यदि हवा में स्तंभ मतलब रिक्त स्थान का प्रतिरोध R और बहने वाली धारा I है, तो इलेक्ट्रोड और कार्यखंड के मध्य दूरी के कारण उत्पन्न प्रतिरोध शक्ति क्या हो जाता है, I²R। जहाँ पे क्या करेगा, हीट किससे जनरेट होता है, H बराबर I²R से, ठीक। कह रहा है यह प्रतिरोध शक्ति मतलब रेजिस्टेंस पावर ही ऊष्मा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत बन जाता है। आप लोग अभी कहते थे कि आप लोग झगड़ा कीजिएगा तब दोनों मज़ेदार पार्टी रहेगा, तो इसको ये एक चाट मारेगा, इसको ये एक चाट मारेगा, दोनों का गाल क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो लाल होगा मतलब मार खाने के बाद गर्म होगा, तो मतलब क्या, रेजिस्टेंस है। आपका गाल क्या है, उसका थप्पड़ जो है वो सह पा रहा है। अगर थप्पड़ नहीं सहता, आपको मारता, आप उसको, वो आपको छूता और क्या होते, आप गिर जाते, तो क्या होता, उतना ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। आप लोग ये चीज़ गौर किए होइएगा, किसी को आप लोग चटका के मारते हैं तो क्या होता है, हाथ भी गर्म हो जाता है और उसका गाल भी गर्म हो जाता है। क्यों, रेजिस्टेंस के कारण। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि रेजिस्टेंस पावर ही ऊष्मा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत बन जाता है। अब देखिए कह रहा है इसी ऊष्मा से इलेक्ट्रोड का सिरा मतलब इलेक्ट्रोड का टिप, ये जो टिप है, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, तो ये पावर सोर्स से जुड़ा हुआ होगा, ये पावर सोर्स से जुड़ा हुआ होगा, और ये एक तार इधर गया होगा और एक तार इधर गया होगा। अब देखिए अब जो है यहाँ पे क्या हो गया, आर्क क्रिएट हो गया, आर्क क्रिएट हो गया, और आर्क क्रिएट होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, हीट क्रिएट हो जाएगा, हीट क्रिएट होगा। अब हीट क्रिएट जो होगा तो ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो ये क्या होगा, ये पिघलेगा, ये फिलर मेटल के रूप में काम करेगा। और यहाँ पे ये जो दो वस्तु के बीच में गैप है, इसमें पिघल पिघल के गिर के ये भर जाएगा, ठीक। तो वही कह रहा, गर्म होकर पिघलने की स्थिति में आ जाती है और तापक्रम, देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो आप एग्जैक्ट 3500 नहीं बोलिएगा, याद रखिएगा 3600 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी 3600 ऑप्शन में रहता है और कभी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, आप लोग क्या याद रखना है, 3600 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए आगे कह रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रोड ही धातु शीघ्रता से पिघल जाती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है मेरा, ये जो इलेक्ट्रोड है,
ये क्या होगा, पिघल के इसमें टपकने लगेगा और तेज़ी से पिघलने लगेगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, अब कह रहा साथ ही कार्यखंड की वेल्ड होने वाली सतह भी पिघलती है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। अब वेल्डिंग जो करेंगे तो यहाँ पे 3600 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जनरेट हो रहा है। ठीक, तापमान जब जनरेट हो रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पिघल रहा है और साथ में ये भी पिघलता है। ये जो पिघल के एकदम पिघलेगा और इसमें से मेटल गिर गिर के भरेगा, तब ये ठंडा होने के बाद जुड़ेगा। अब देखिए, जैसा आप लोग देख सकते हैं, मैं नॉर्मल एग्जांपल दूँ, मोमबत्ती। आप लोग मोमबत्ती ज़रूर से ज़रूर जलाए होंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा मैं, हाँ, आप लोग मोमबत्ती जलाए होंगे बच्चा में। और दिवाली में जब मोमबत्ती बचता था तो उस लोग अपने लोग क्या करते थे, उसको एक जगह कहीं पे ऐसे के पूरा को चुआ चुआ के इसमें भर देते थे। अब भर देने के बाद उसमें अपने लोग क्या करते थे, कैसे बत्ती डाल देते थे, इसमें पूरा मोम से भर देते थे, पिघला पिघला के इसमें भर देते थे। और जब वो पिघलता था तो उस टाइम कैसा रहता था, तरल रहता था ना। लेकिन वो जब वो पिघलने के बाद कुछ देर छोड़ देते थे, ठंडा हो जाता था, तो वो कैसा हो जाता था, ठोस अवस्था में हो जाता था। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट काम करता है, समझे। यहाँ पे भी क्या है, वही कॉन्सेप्ट आपको काम करेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे भी आपको क्या है, वही कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। मैं इसको फिर से एक वर्क पीस बनाता हूँ अलग से। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि जगह स्पेस कम मिल रहा है हमको, इस वजह से स्पेस कम है तो थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ेगी। देखिए, एक सेकेंड भाई, रुक जाना। मैं थोड़ा अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूँ इस टर्म को, क्योंकि आप लोग को बार बार ये चीज़ मिलेगा और बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। देखिए, ये मेरा क्या है, एक वर्क पीस है जिसको हम बना रहे हैं। वर्क पीस बेसिकली क्या रहेगा, मेरा दूगो मेटल रहेगा। अब देखिए, ये ऐसा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टर्म और आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। इस दोनों मेटल के बीच का जो गैप होता है, ये वाला गैप, इसको रूट गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट गैप बोलते हैं। ये मेरा क्या है, ये दोनों मेरा बेस मेटल है, ये तो आप लोग को पता ही है। और ये जो हमने इसको बनाया है खांचे का आकार का, ये मेरा क्या है, सिंगल भी है। अब देखिए, यहाँ पे मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक, अब इलेक्ट्रोड है, इधर एक पावर सोर्स रहेगा मेरा, एक इससे जुड़ा होगा और एक इससे जुड़ा होगा, वर्क पीस से जुड़ा होगा। अब यहाँ पे क्या होगी, आर्क क्रिएट होगी। ठीक, अब ये जो आर्क क्रिएट होगी तो क्या होगा, तापमान जनरेट होगा 3600 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तो आप लोग को पता है। अब इसके आगे देखिए, जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो ये मेरा इलेक्ट्रोड पिघलेगा। ये जो इलेक्ट्रोड है मेरा, ये इलेक्ट्रोड भी पिघलेगा। अब इलेक्ट्रोड पिघलेगा और पिघल, आर्क तो इस दोनों के बीच में क्रिएट है, तो तापमान इधर इलेक्ट्रोड को भी मिल रहा है और इधर वर्क पीस को भी मिल रहा है, तो दोनों पिघलेगा, लेकिन इलेक्ट्रोड थोड़ा ज़्यादा पिघलेगा। अब इलेक्ट्रोड पिघलेगा और वर्क पीस पिघलेगा, और ये क्या होगा, पिघलने के बाद एक मेटल का रॉड रहता है। बेसिकली अगर नॉर्मली बात करें तो ये एक मेटल का रॉड रहता है, और इस पे हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग मतलब होता है ऊपर से एक लेप चढ़ा देना। अब लेप का कहानी का एक चैप्टर ही है, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, इस पे क्या है, अब दोनों पिघल के गिर रहा, ये तो पिघल के यहीं रहेगा और ये पिघल के इसमें गिरता जाएगा और भरता जाएगा। अब दोनों क्या तरल अवस्था में है, और ये जो चीज़ मिलेगा अभी मेरा, जब तक ये क्या है, तरल अवस्था में, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वेल्ड पूल हो जाएगा, या मोल्टेन पूल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वेल्ड पूल या मोल्टेन पूल, क्योंकि पिघली अवस्था में रहती है, और एक पूल वहाँ पे जो पिघली हुई अवस्था में ये वाला जगह है, उसको क्या बोलते हैं, वेल्ड पूल या मोल्टेन पूल हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये नॉर्मली थोड़ा देर छोड़ देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद जैसे मेरा ये जो मोम चिपक जाता था एक दूसरे के साथ, अच्छे तरीके से बंध जाता था, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा, एक सॉलिड जोर मिलेगा, बहुत अच्छा जोर मिलेगा अपने लोग को।
ठीक, तो कह रहा है साथ ही कार्यखंड की वेल्ड होने वाली सतह भी पिघल जाती है और कुछ पिघली धातु आपस में मिलकर वेल्ड पुल बनाती है। देखिए यहाँ पे जो पिघली हुई धातु मिल रही है क्या बनाती है, वेल्ड पुल कहलाती है। अब कह रहा है इलेक्ट्रोड द्वारा प्राप्त पिघली हुई धातु फिलर मेटल कहलाती है। ये जो आपको पिघल के इसमें गिरा इसी को क्या कह रहे हैं, फिलर मेटल कह रहा है। कह रहा है कार्यखंड की पिघली हुई धातु बेस मेटल कहलाती है। देखिए बेस मेटल पिघलेगा तो क्या कहेंगे, उसको बेस मेटल ही कहेंगे, वो बेसी बात है। और ये जो पिघलेगा इसको क्या कहेंगे, फिलर मेटल कहेंगे। ये इलेक्ट्रोड है। देखिए यहीं पे अगर हम लोग आपको क्या कहे ऑक्सीएसिटिलीन या फिर गैस वेल्डिंग यूज करते तो इसको अपने लोग प्योरली क्या कहते हैं, फिलर मेटल कहते हैं। लेकिन यहीं पे आर्क वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो यही फिलर मेटल भी है और यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड भी है। ठीक, कर ये दोनों धातु आपस में मिलकर और ठंडी होकर क्या बनाते हैं, वेल्ड जोड़ बनाती है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट कल वीडियो में, अगली नेक्स्ट पार्ट में कल मिलते हैं।